हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अनअकैडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश पुरोहित और पिछले 4 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। यहां पर आप सभी का स्वागत है जो भी जुड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान की पॉलिटी हमने बहुत डीप में पढ़नी शुरू की है, जिसमें राजस्थान की पॉलिटी को हम कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो भारत का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ भारत के बेहतरीन टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए आप अपने फोन पर जो है अनअकैडमी लर्निंग जो ऐप है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप देखिए अपने फोन से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद में आप वहां रजिस्टर कर सकते हैं। आपको वहां आरपीएससी सब्सक्रिप्शन पर बटन दबाना है। उससे फायदा ये होगा कि आपको वहां डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विज एंड अनलिमिटेड एक्सेस आपको वहां से मिलेगा। एक बात बता दूं कि अनअकैडमी पर आपका जो पूरा आरएस का कोर्स है, जिसमें आरएस प्री प्लस आरएस मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं प्लस आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो पूरा जो आपका कोर्स है वो मात्र 8,400 रुपए है, मात्र 8,400 रुपए में। और उसमें आप मेरा ये कोड, ठीक है, रेफरल कोड लिखा होगा, उसमें मेरा कोड सुरेश 10 यूज करते हैं तो यही जो कोर्स है पूरा, यही आपका आरएस का कोर्स पूरा जो है वो मात्र 7,560 रुपए में अवेलेबल होगा। और एक चीज और बता दूं कि क्लास क्लास जो वीडियो होगा उसके नीचे वहीं पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का बटन भी मिलेगा। यानी कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही चीज जो है आपके नीचे अवेलेबल होगी, वही आप डाउनलोड करोगे और आपके नोट्स भी बन जाएंगे वहां पर। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत कम फीस है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, बहुत अच्छे टीचर द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। पूरे कोर्स की फीस जो है वो मात्र 8,400 रुपए है और उसमें आप किसी भी टीचर के वीडियो आप देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। उसमें आपको कोड यूज करना है सुरेश 10, SURESH10 सुरेश 10 कोड यूज करना है तो आपका वहां पर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। देखिए, लास्ट टाइम आरएस मेंस में आपके राज्यपाल महोदय जो है उनसे संबंधित जो सवाल 10 नंबर का पूछा आपसे, और वो सवाल जो था वो आर्टिकल 213 जो अध्यादेश है, अध्यादेश से सवाल पूछा गया। लेकिन हम जो है यहाँ पर हम जो राजस्थान की पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब हमने कल से की है, जिसमें हमने कल मुख्यमंत्री वाला जो टॉपिक कवर किया था, तो उसमें हमने एक बात की थी कि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि उसमें आपके प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। तो कल हमने मुख्यमंत्री कवर किया और आज हम जो है राजस्थान के राज्यपाल महोदय को हम कवर करेंगे। प्री और मेंस ओरिएंटेड दोनों हम यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि जो हमारा ये जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में जो राज्यपाल अब तक हुए हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि संविधान में कौन से अनुच्छेद, और उन अनुच्छेदों में जैसे भाग 6 में आप देखोगे कि राज्यपाल पद के बारे में उल्लेख है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि राज्यपाल चूंकि भारतीय संविधान में एक विवादित पद भी माना जाता है, काफी विवादित रहता है राज्य सरकारों के गठन को लेकर, उनकी जो आर्टिकल 163 के तहत जो विवेकाधीन शक्तियां होती है और उसमें सरकार का जो गठन होता है, तो उसमें राज्यपाल, चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश के आधार पर की जाती है। अतः कई बार जो है केंद्र और राज्य जो है वो आमने सामने होते हैं। राज्य सरकारें कई बार कहती हैं कि ये जो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राज्य में हुई है वे राज्यपाल केंद्र के एजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान के भाग 6 में कौन कौन से प्रावधान है उन्हें देखेंगे। और राज्यपाल से संबंधित जो सरकारी आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ मोटी बातें देखेंगे कि उन्होंने राज्यपाल का जो पद है उसमें सुधार करने के लिए कौन सी बातें कही, इन तीनों थर्रों पर हम पढ़ेंगे ताकि आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो सके। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान के राज्यपाल की ओर। एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ है
और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ है। 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ है। तो आप देखोगे कि जब बृहत राजस्थान जब बनता है तो उसमें जो राज प्रमुख, आजीवन राज प्रमुख घोषित किए जाते हैं जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी जो है वो 1949 में राजस्थान के आजीवन राज प्रमुख घोषित किए जाते हैं। और राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ है। अब देखिए कि 1949 से 1956 तक, 1949 से 1956 ये वो दौर है जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा है। तो उस समय सवाई मान सिंह जो थे जयपुर के महाराजा, उन्हें राज प्रमुख घोषित किया गया था। और यही जो राज प्रमुख वाला पद था वो आप देखोगे कि जब 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे आप कहते हैं फजल अली आयोग की सिफारिश पर जब सिरोही का विलय कर दिया गया और वो सारी जो प्रॉब्लम थी, झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र वगैरह जो है, वो सारा जब जो समस्या थी वो जब सिमट गई और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया। और जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यपाल पद जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यपाल पद का सृजन किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और ये जो प्रणाली है राज्यपाल की, कनाडा के संविधान से हमने ली है। संघीय प्रणाली जो राज्यपाल का पद है हमने कनाडा से लिया है। तो आप देखोगे कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया और राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो राजस्थान के पहले राज्यपाल बने, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। और इनका कार्यकाल रहा 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक। और गुरुमुख निहाल सिंह जी का जो कार्यकाल है वो राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल है। ये वो व्यक्ति है जो राजस्थान में सबसे अधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। ये राजस्थान के पहले राज्यपाल है। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को राज्यपाल जो है, आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और उसमें लिखा है कि 155 में ये लिखा है कि उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यानी केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। तो आर्टिकल 125 का उपयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा एक व्यक्ति को जिसमें नेहरू मंत्रिमंडल जी का बहुत बड़ा योगदान था और गुरुमुख निहाल सिंह साहब को राजस्थान के राज्यपाल पद पर सुशोभित किया गया, पहले राज्यपाल, और सबसे अधिक इनका कार्यकाल रहा था। गुरुमुख निहाल सिंह जी के बाद में आप देखिए कि 1962 से 1967 तक राजस्थान के दूसरे राज्यपाल बने संपूर्णानंद साहब। और आपको एक बात और पता होगी कि इनके समय ही, डॉक्टर संपूर्णानंद समय के ही राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो संपूर्णानंद जी के समय ही लगा था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हुकुम सिंह जी आए, राजस्थान के तीसरे। थोड़ी लंबी लिस्ट है, आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको सीक्वेंस के रूप में याद नहीं रखना है कि राज्यपाल जी के, किसी भी राज्यपाल के साथ में कौन सी कोई बड़ी बात जुड़ी हुई है, उससे सवाल आपसे पूछा जाएगा। कौन सी बड़ी बात जुड़ी गई है उससे आपको सवाल पूछा जाएगा। तो संपूर्णानंद जी के बाद में हुकुम सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। उनका कार्यकाल आप देखोगे तो 1967 से 1970, फिर 1970 में दोबारा इनको नियुक्त किया जाता है और 1972 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहते हैं। हुकुम सिंह जी के बाद में राजस्थान के पहले राज्यपाल जो कार्यवाहक थे, क्या थे? कार्यवाहक। ये भी सवाल आपसे बनेगा कि सवाल आपसे ऐसा बन गया है कि राजस्थान के प्रथम, यह आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग की नोट्स ले लीजिए, किताब ले लीजिए, ये आपको चीजें नहीं मिलेगी। राज्यपाल के नाम मिल सकते हैं, लिस्ट मिल सकती है,
लेकिन राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक एक्टिंग, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल जो थे उनका नाम ये देखिए, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल श्री जगत नारायण साहब थे। इनका फोटो नहीं मिला मुझे। श्री जगत नारायण साहब, जो जिनका समय जो था आप देखिए 20/11/1970 से 23/12/1970 तक ये राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने। फिर इसके बाद में जो है 1900 आप देखोगे कि इसके बाद में जो है जोगिंदर सिंह जी आए। जोगिंदर सिंह जी जो आए वो राज्यपाल पद पर उनको नॉमिनेट किया गया। उनका कार्यकाल 1972 से 1977 तक रहा। उसके बाद में इनके बाद में राज्यपाल साहब आए, वो वेदपाल त्यागी साहब जी आए। वेदपाल त्यागी साहब जी राजस्थान के 7वें राज्यपाल। वेदपाल त्यागी ये राजस्थान के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे। दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल जिनका जो समय रहा 15/2/1977 से 11/5/1977 तक। अब आपको सारों के नाम ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि श्री जगत नारायण साहब जो है वो राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। पढ़ी इसलिए रहे क्योंकि आपका एग्जाम जो है, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। अब देखिए, इनके बाद में राजस्थान के जो 8वें राज्यपाल आए उनका नाम है श्री रघुकुल तिलक। क्या नाम है? श्री रघुकुल तिलक साहब जो है ये राजस्थान के 8वें राज्यपाल हुए, श्री रघुकुल तिलक साहब। और इनका कार्यकाल रहा 1977 से 1981, 1977 टू 1981। और ये वो व्यक्ति है जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है रघुकुल तिलक साहब के बाद में। अब एक और राज्यपाल आए, उनका नाम है श्री के.डी. शर्मा साहब। क्या नाम है? श्री के.डी. शर्मा साहब आए। इनके बाद राज्यपाल अगले, ये भी कार्यवाहक, राज्य के तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल श्री के.डी. शर्मा साहब। देखिए, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल साहब है श्री जगत नारायण। श्री जगत नारायण। राज्य के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल है श्री वेदपाल त्यागी साहब। राजस्थान के तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल है श्री के.डी. शर्मा साहब। और चौथे जो है उसके बारे में बात करेंगे तो इनका कार्यकाल रहा 1981 से 1992। फिर इनके बाद में आते हैं ओपी मेहरा साहब। ये ओपी मेहरा साहब को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है। ओपी मेहरा साहब को राजस्थान में आते हैं, आकर जो है आप देखिए इनका समय, आप देखिए 1982 से लगभग ये 1985 तक, 1982 से 1985 तक राजस्थान की राज्यपाल रहे। और इनके बाद में हमारे एक बंगाली बाबू, यानी एक बंगाल के व्यक्ति पी.के. बैनर्जी, ये इसलिए फेमस है कि इनका कार्यकाल सबसे छोटा है। इनका कार्यकाल सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? सबसे, देखिए इनका कार्यकाल देखिए 5/1/1985 से 31/1/1985। लगभग राजस्थान में ये 25 दिन तक राज्यपाल रहे हैं। ओनली 25 डेज तक राज्यपाल रहे हैं। और ये राज्य के चौथे जो है ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। देखिए, कार्यवाहक राज्यपाल आपको चौथे जो है वो ये पी.के. बैनर्जी साहब है। इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आरपीएससी क्या करती है कि इसी लिस्ट का उपयोग कर आपसे सवाल पूछती है। तो हम इसी लिस्ट को खंगालें, ऐसी लिस्टों को खंगालें। कई विभाग की वेबसाइट है, कई राजस्थान सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है, चीजें बाहर ही नहीं जाएगी। जो आरपीएससी मेहनत करती है हम उस लेवल पर जाके मेहनत करें, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद राजस्थान के 5वें कार्यवाहक राज्यपाल बनकर आते हैं डीपी गुप्ता साहब। डीपी गुप्ता साहब जो है कार्यवाहक राज्यपाल, सॉरी ये जो है इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, सॉरी मैं बताना भूल गया यहाँ पर। देखिए इनका कार्यकाल ये लगभग, ये आप सॉरी ये इनका कार्यकाल मैं बताना भूल गया। सबसे छोटा कार्यकाल रहा डीपी गुप्ता साहब का, ठीक है। डीपी गुप्ता साहब का आप देखोगे कि लगभग जो है ये 15 दिन तक जो है राज्यपाल के, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं डीपी गुप्ता साहब। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा गुरुमुख निहाल सिंह जी का। सबसे छोटा कार्यकाल रहा डीपी गुप्ता साहब का। फिर अगला सवाल हमें देखा राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। ये देखिए राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, आप देखिए राजस्थान के प्रथम, ये जगत नारायण साहब, ठीक है। जगत नारायण साहब पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? जगत नारायण
ठीक है, ये आपको 3 चीजें तो अभी ये ध्यान में रखनी है। डीपी गुप्ता साहब के बाद में वसंतराव पाटिल साहब जो है राजस्थान के, महाराष्ट्र के रहने वाले थे वसंतराव पाटिल साहब, और 1985 से 1987 2 साल तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इनके स्थान पर अगले जो राज्यपाल आए वो जयेश वर्मा साहब जी आए, और इनका कार्यकाल रहा 1987 से आप देखिए 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में आए सुखदेव प्रसाद साहब आए। सुखदेव प्रसाद साहब राज्यपाल बने राजस्थान के, और इनका कार्यकाल रहा लगभग 1988 से 1990 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। आगे चलते हैं आगे आए मिलाप चंद जैन। अगले जो राज्यपाल आए वो आए मिलाप चंद जैन साहब आए, मिलाप चंद जैन साहब, और इनका कार्यकाल रहा, ये भी एक्टिंग वाले थे, और इनका कार्यकाल रहा जो है 1990 से 1990 तक रहा इनका कार्यकाल। इसके बाद आए देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, ये बंगाली बाबू है, ये मेल है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, और इनका कार्यकाल रहा 1990 से 1991 तक। इसके बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ऐसा सवाल आए। देखिए आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 153 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्यपाल। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उनको अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में ये जोड़ा कि एक ही व्यक्ति जो है वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो स्वरूप सिंह जी जो है, स्वरूप सिंह जी जिनको गुजरात का राज्यपाल बनाया गया था, स्वरूप सिंह जी साहब को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया था, तो उनको क्या किया कि 1991 में स्वरूप सिंह जी को ही राजस्थान का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। सवाल आए, ध्यान रखिए कि राजस्थान में वे कौन से राज्यपाल थे जिनको प्रथम बार अतिरिक्त प्रभार के द्वारा नियुक्ति की गई थी, एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो स्वरूप सिंह जी, क्या नाम है, स्वरूप। देखिए उनका रूप, एक प्रतिछाया, स्वरूप, इनकी एक प्रतिछाया, ये गुजरात में है लेकिन इनकी एक प्रतिछाया जो है वो कहां पर आई, राजस्थान में भी आई, स्वरूप सिंह जी। इसके बाद में आए एम चंदा रेड्डी, ये राजस्थान के वो अंतिम राज्यपाल थे जिनके समय राजस्थान में 4थी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 4थी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगे। विधानसभा वाला टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें सारी बात करेंगे। कल हमने मुख्यमंत्री जी के बारे में भी बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि कौन से मुख्यमंत्री है जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा है। अब आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जब अंतिम बार लगा था तो उस समय जो है इसकी सिफारिश केंद्र को करनी होती है। तो एम चन्ना रेड्डी साहब जो है, एम चन्ना रेड्डी साहब के समय जो है राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 1992 से 1993 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, और इनके समय आप देखोगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब जो थे, मुख्यमंत्री जो साहब थे वो भैरव सिंह शेखावत साहब जी थे, ठीक है। और उनकी सरकार को भंग कर दिया जाता है। जब मैंने बात की थी कि दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, और 1993 में जब राष्ट्रपति शासन हट जाता है और चुनाव होते हैं, तो वापिस जो है राजस्थान की जो जनता है वो भैरव सिंह जी शेखावत साहब को जीत कर भेजती है, और भैरव सिंह जी शेखावत साहब 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। और 1998 के बाद में तो आप देखोगे कि राजस्थान में एक द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत हो गई है। तो एम चन्ना रेड्डी साहब राजस्थान के वो अंतिम राज्यपाल थे जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा था, और अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इनके बाद में फिर एक व्यक्ति है जो गुजरात के गवर्नर थे, और इनका नाम था धनिक लाल मंडल। क्या नाम था, श्री धनिक लाल मंडल, और इनको भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया राजस्थान का। इसके बाद बलीराम भगत साहब आए राजस्थान के राज्यपाल बनकर, जिनका कार्यकाल रहा 1993 से 1998 तक। फिर आए दरबारा सिंह, ये बड़े फेमस है, श्री दरबारा सिंह। ये दरबारा सिंह देखिए कि ये पहले राजस्थान के राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। देखिए राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल है, अभी बात करेंगे हम सबकी। राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल है जिनकी क्या कहेंगे कि जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, जिनकी डेथ हो गई, ठीक है। उसमें पहले व्यक्ति जो है उनका क्या नाम है, दरबारा सिंह जी। दरबारा सिंह जी ये राजस्थान के वो प्रथम राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए 24/5/1998 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी।
आप देखिए कि अगले राज्यपाल जब दरबारा सिंह साहब की डेथ हो जाती है तो 24/5/1998 को राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। श्री एन एल टिब्रेवाल साहब राजस्थान के राज्यपाल बनकर आते हैं। इनके स्थान पर फिर 1999 से 2003 के मध्य राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं श्री अंशुमान सिंह साहब। और आप देखिए कि ये इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत साहब। श्री अशोक गहलोत साहब राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बनकर आते हैं। भैरव सिंह शेखावत जी का समय जो है 1998 में समाप्त होता है। और अशोक गहलोत साहब 1900 आप देखिए 1998 से लगभग 2003 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं। और इनके समय राज्यपाल है श्री अंशुमान सिंह साहब। इनके बाद 2003 में अंशुमान सिंह जी के स्थान पर निर्मल चंद्र जैन जो है राजस्थान के राज्यपाल बनकर आते हैं। और आप देखिए कि ये राजस्थान के दूसरे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए 22/9/2003 को डेथ हो जाती है। तो ये राजस्थान के दूसरे राज्यपाल है निर्मल चंद्र जैन साहब, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय आप देखोगे कि गुजरात के राज्यपाल थे श्री कैलाशपति मिश्रा साहब। तो केंद्र सरकार ने सोचा कि राजस्थान के राज्यपाल की डेथ हो गई है, तो उन्होंने क्या किया कि गुजरात के राज्यपाल श्री कैलाशपति मिश्रा साहब को क्या दे दिया, एडिशनल चार्ज दे दिया कि आप जो है राजस्थान का कार्य भी संभालिए। फिर इनके स्थान पर आते हैं कैलाशपति मिश्रा साहब के साथ स्थान पर आते हैं मदन लाल खुराना साहब। आप देखिए कि 4/1/2004 को इनकी नियुक्ति होती है और 1/11/2004 को वे अपने पद से रिजाइन करते हैं। राजस्थान के वो प्रथम राज्यपाल, देखिए आपसे सवालों की एकदम धड़ी है। आरपीएससी जो चीजें ढूंढ के निकालती है ना, वो चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूं। आप बेफिक्र रहिए, ये आपको टीचर भी कोई क्लासेस में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत सी लगती है, चीजों को ढूंढना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन एक चीज डिसाइड करके मैं बैठा हूं कि यहाँ तो 2 दिन तक वीडियो बनाए नहीं, और बनाए तो कम से कम वो बनाए जो आता है, जो सबसे टफ है, जिसको समझना वगैरह थोड़ा दूभर हो जाता है, लेकिन उसको हम लेके आएंगे आपके सामने। और ये चीजें तो इजी है, बस थोड़ा ढूंढने में, चीजें इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो राजस्थान के वे प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति साहब को दिया कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता। आप देखिए कि 14/1/2004 में ये पद पर इनकी नियुक्ति हुई राष्ट्रपति साहब द्वारा, और 1/11 लगभग जो है 10 महीने में इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भेजा राष्ट्रपति जी को। मदन लाल खुराना साहब थे, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भेजा था। और इनका त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति जी ने स्वीकार कर लिया कि ओके डियर, यू वांट टू गो बैक होम, बोले ओके जाइए आप। और इनके स्थान पर आप देखिए कि जब पद जो है खाली हो गया, जब रिजाइन हो गया, तो क्या करे, तो तब मंत्रिमंडल ने कहा कि राष्ट्रपति जी को कहा कि एक काम कीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है श्री टी.वी. राजेश्वर साहब को आप क्या दे दीजिए, एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त भार दे दीजिए श्री टी.वी. राजेश्वर साहब को। और आप देखिए कि 1/11/2004 से 8/11/2004 तक उनके पास में जो है वो अतिरिक्त प्रभार दिया। लेकिन 2004 में राष्ट्रपति द्वारा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को राजस्थान का राज्यपाल बनकर नियुक्त किया। आर्टिकल 155 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति जी ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। और ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है जिनका कार्यकाल 2004 से 2007 तक रहा। लेकिन ये राजस्थान की वो दूसरी राज्यपाल भी है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, यानी कि कार्यकाल खत्म होने से पहले त्याग पत्र दिया गया। वैसे तो कार्यकाल खत्म होने से पहले यदि राष्ट्रपति ही उनको बुला ले तो वो त्याग पत्र नहीं हुआ, उनको पद से मुक्त किया गया है। लेकिन यदि आप खुद आगे से त्याग पत्र देने के लिए जाए, कोई भी कारण हो, आपको कोई बड़ा पद मिल रहा है, कुछ और काम हो रहा है, आप जो है राज्यपाल से राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट हुए, तो आपको एक जगह से तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लाभ का पद जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
तो प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी है, लेकिन राजस्थान की ये दूसरी राज्यपाल भी है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। पहली राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था उनका नाम है मदन लाल खुराना। ठीक है, जब इन्होंने पद से त्याग पत्र दिया तो एकदम तो नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, तो क्या किया कि हरियाणा के उस समय जो है, देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई ये अतिरिक्त प्रभार उनको ही दिया जाएगा। देखिए ये राजस्थान है हमारा, राजस्थान के इधर आप देखिए तो हरियाणा, इधर देखिए पंजाब, इधर देखिए यूपी और इधर देखिए गुजरात और इधर देखिए एमपी। तो अतिरिक्त चार्ज जो है वो इन्हीं राज्यपालों को आप देखोगे कि दिया जाएगा। तो हरियाणा, नजदीक में हरियाणा थे और हरियाणा के राज्यपाल थे ए आर किदवई साहब, डॉक्टर ए आर किदवई साहब। और ए आर किदवई साहब को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया, लगभग 23/6/2007 से 6/9/2007 तक अतिरिक्त प्रभार दिया गया। फिर 2007 में राष्ट्रपति जी ने, यानी कि राष्ट्रपति जी ने फिर एक नए राज्यपाल की नियुक्ति की और इनका नाम था शैलेंद्र कुमार सिंह। और ये राजस्थान के वो तीसरे राज्यपाल है, ये राजस्थान के वो तीसरे राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। देखिए आपको वापस बता दो, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए, चार राज्यपालों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। पहले है दरबारा सिंह, दूसरे आप देखिए ये निर्मल चंद जैन, तीसरे आप देखिए कि शैलेंद्र कुमार सिंह, ये तीसरे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखिए, जब जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो अब राजस्थान से बहुत दूर राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल जो थी उस समय प्रभा राव, और प्रभा राव जो थी उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी। तो प्रभा राव जी को, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल, और प्रभा राव जी को मतलब एडिशनल चार्ज है उनके पास में, एडिशनल चार्ज है और उनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया 2010 तक। फिर 2010 में इनको कार्यवाहक राज्यपाल भी नियुक्त किया गया और ये राजस्थान की चौथी राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये राजस्थान के चारों चार राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, चारों का नाम ध्यान में रखना है। दरबारा सिंह, फिर निर्मल चंद साहब है। देखिए दरबारा सिंह, आप देखिए पहला नाम दरबारा सिंह, दूसरा नाम है निर्मल चंद जैन साहब, तीसरा नाम जो है शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथे नाम है प्रभा राव। ये चार वो राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो हमारे पास में पंजाब राज्य था, तो पंजाब राज्य के राज्यपाल थे शिवराज सिंह पाटिल साहब। शिवराज सिंह पाटिल साहब को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया कि आप बनिए। और ये देखिए 2010 से 2012 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। और 2012 में फिर मार्गरेट, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, सॉरी पंजाब से अतिरिक्त प्रभार दिया था। फिर 2012 में मार्गरेट अलवा जो है उनको राजस्थान का कार्यवाहक राज्यपाल 2 साल के लिए बना दिया गया। और उसके बाद देखोगे कि राम नाईक जी जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे उनको जो है एडिशनल चार्ज दिया गया। फिर राम नाईक जी के स्थान पर, कुछ एडिशनल है नहीं, फिर राम नाईक के स्थान पर 2014 में आप देखिए कि कल्याण सिंह जी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। और इसके बाद में वर्तमान में 2019 में जो कल्याण सिंह जी को नियुक्त किया गया था, और 2019 में आप देखोगे तो अभी राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र जी। कौन है? कलराज मिश्र जी। तो ये अभी तक राजस्थान के राज्यपाल थे। एकदम जो है आप देखोगे कि सवालों की झड़ी है, सवालों की झड़ी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये जरूर, ये जो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बताना भूल गया कि आप जो भी लोग लाइव हैं मैं आपका रिप्लाई चैट बॉक्स में दे पाऊंगा, लाइव जो है मैं नहीं दे पाऊंगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी बात की प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो मुझे इस नंबर 7568894446 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। बिल्कुल आपकी कोई भी क्वेरीज है उसकी जो बात मैं आपसे करूंगा। देखिए पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था, राजस्थान के आजीवन राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का भी 1935 के अंतर्गत जो राज्यपाल का पद सृजन किया गया था, उसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को पहली बार केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति की गई, जिनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह साहब।
और इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। उसके बाद संपूर्णानंद साहब आए, वो पहले राज्यपाल जिनके समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। देखिए राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति। पहले राज्यपाल थे संपूर्णानंद साहब जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा है, और अंतिम राज्यपाल थे चन्ना रेड्डी, अंतिम राज्यपाल थे चन्ना रेड्डी जिनके समय जो है चौथा राष्ट्रपति शासन लगा और इनके समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा। फिर हुकुम सिंह जी आए, फिर जगत नारायण साहब आए, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा आपसे प्रीलिम्स में कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो जगत नारायण साहब। फिर हमने आगे देखा आगे देखा आगे देखा, फिर आप देखिए कि डीपी गुप्ता साहब सबसे छोटा कार्यपाल, ठीक। आप देखिए कि राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, या वे राज्यपाल जिनको राजस्थान का प्रथम अतिरिक्त एडिशनल चार्ज दिया गया था, वो थे स्वरूप सिंह जी। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में संशोधन कर ये बात रखी गई थी कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है, और गुजरात के राज्यपाल स्वरूप सिंह जी जो थे उनको राजस्थान का प्रथम बार जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखिए। एम चन्ना रेड्डी साहब अंतिम थे जिनके समय जो है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन चौथी बार लगा था। उसके बाद ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे दरबारा सिंह जिन पर पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। 4 राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, उन चारों को हमने देखा। फिर हमने देखा था कि राजस्थान के वो पहले राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था, उनका नाम था मदन लाल खुराना साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोचिंग क्लासेस के नोट्स को खंगाल लीजिए, किताबों को खंगाल लीजिए, ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का आपको पद पर रहते हुए मृत्यु की बात मिल सकती है, बाकी चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो हमने राज्यपालों की बात की, अब हम चलते हैं थोड़ा आर्टिकल की तरफ कि ये जो राज्यपाल है जिनकी नियुक्ति की गई है, ये राज्यपाल का पद कैसे आया, कहां से आया, संविधान में कौन से अनुच्छेद में, कैसी कार्य प्रणाली है, उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है वो एक होलिस्टिक वे में हो, उसमें कोई कमी कमी ना आए। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, उसमें कोई कमी ना आए। तो इस तरीके से देखेंगे। देखिए भारत के संविधान, देखिए भारत का संविधान वो संघात्मक है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है। संघात्मक का मतलब ये होता है कि केंद्र और राज्य, केंद्र सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों का अस्तित्व होता है। और संविधान के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों को जो है शक्तियां जो है वो बांटी जाती है। संघात्मक तक एक फेडरल सिस्टम है। अब देखिए हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तो संघीय नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कनाडा से मिलता है। ये विशेष स्थितियों में कभी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति वाला हो जाता है, जैसे आपातकाल लग जाता है तो सारी शक्ति जो है वो राज्य की सारी शक्ति लगभग जो है वो केंद्र के पास चली जाती है। तो उस समय आप देखोगे कि आपातकाल की स्थिति में भारत का संविधान जो है वो संघात्मक होता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन ये कुछ स्थितियां थी, कुछ कहते हैं ना, कुछ अपवाद स्वरूप जो है ये चीजें है। अब देखिए इसमें कई भाग है, लगभग पहले 22 भाग हुआ करते थे। तो संविधान के भाग 6 में देखिए भाग प्रथम जो है, संविधान का भाग प्रथम जो है वो संघ एवं राज्य के बारे में उल्लेख करता है। भाग 2 जो है वो आप देखोगे कि नागरिकता का उल्लेख करता है। संविधान का भाग 3 जो है वो आप देखिए मूल अधिकारों का उल्लेख करता है। संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निदेशक तत्व का उल्लेख करता है। संविधान का भाग 5 जो है वो केंद्र सरकार के बारे में उल्लेख करता है, जिसमें सभी लगभग राष्ट्रपति, संसद, ठीक है, आप देखो महान्यायवादी, इन सब की जो है मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इन सब की जो है वहां पर आर्टिकल से इनकी जानकारी मिलती है। और संविधान का भाग जो 6 है वो राज्य सरकारों से संबंधित है, और इसी राज्य सरकार के संबंध में एक भाग 6 में राज्यपाल पद का सृजन किया गया है, जो किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। हम इसी की बात कर रहे थे, इन्हीं राज्यपालों की बात कर रहे थे। राज्यपाल पद का सृजन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। लेकिन इसकी राज्यपाल की जो कार्य प्रणाली जो है वो कुछ हद तक जो है कनाडा से मिलती है। किससे मिलती है? कनाडा से मिलती है।
पद तो इन्होंने किया था सृजन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम में, लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए तो उसके बाद जब हमने संविधान बनाया तो उस संविधान में हमने रखा कि इस राज्यपाल पद को हमें रखना है, इस राज्यपाल पद को जो है हमें रखना है। जब हमें राज्यपाल पद को रखना है तो ये भी बात आई कि राज्यपाल पद को शक्तियां किस प्रकार की दे, तो उसमें कनाडा जो देश था उसकी कार्य प्रणाली, जो राज्यपाल की कार्य प्रणाली थी, उसको हमने अपने संविधान में शामिल किया। अब देखिए, राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेद जो है वो संविधान में अनुच्छेद 153 से 163, 153 से 163, तकरीबन 11 आर्टिकल, तो ये 11 आर्टिकल, ये कुछ आर्टिकल और भी है जो बिखरे हुए हैं, जैसे आर्टिकल 213, आर्टिकल 171 और आर्टिकल जो है 200। ठीक है, आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 171 किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद है, विधान परिषद की बात कर रहा हूं, तो उसमें 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और संविधान का आर्टिकल 200 जो है उसमें राज्यपाल किसी भी राज्य के विषय को राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए जो है वो आरक्षित रख सकता है। तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 153 से 163 तक हम देखते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल राज्यपाल से कि आर्टिकल 153 कहता है कि जो संविधान में लिखा गया है, देखिए संविधान की चीजों को हमें पहले देखना है। लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए निवारित नहीं करेगी। मतलब एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, पहले ये जो बात है, परंतु से आगे वाली जो बात है ये मूल संविधान में नहीं थी। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा ये जो बात है ये मूल संविधान में वर्णित की गई और कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे हमने अभी देखा, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के होने की बात की गई है। फिर आर्टिकल 154 में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। राजस्थान की सभी जो एग्जीक्यूटिव जो शक्तियां है, आज भी मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करते हैं वो राज्यपाल के आज्ञा से कार्य किया जाता है। एक राज्य वास्तविक शक्ति तो उनके पास है, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक नॉमिनेटेड, एक आपको उनसे पूछ कर तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके नाम से कार्य किए जाएंगे। तो राज्य की सभी जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन राज्यपाल क्या करेगा, देखिए संविधान में ये भी लिखा गया है कि इस कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग करने के लिए संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उसके द्वारा इस शक्ति का उपयोग करेगा। और इसी के तहत एक बात और लिखी है, अनुच्छेद 163 और 165 में कि राज्यपाल की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये अधीनस्थ अधिकारी का मतलब यही बात है कि यहाँ पर क्या है, एक मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद जिसकी सहायता से जो है राज्यपाल कार्य करता है। फिर आप देखिए कि अधीनस्थ अधिकारियों की बात की गई है, लेकिन आप ये देखिए कि राज्यपाल जो है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए करते राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि यदि राज्यपाल जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कार्य करवा रहा है, भले मंत्रिपरिषद से करवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल उनके अधीन है या राज्यपाल ने अपनी जो शक्तियां है उनको अंतरित यानी उनको ट्रांसफर कर दी गई है। ट्रांसफर नहीं की गई है, राज्यपाल के नाम से ही है। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को किसी विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। यानी कि संसद और विधानमंडल जो है वो राज्यपाल की इस प्रकार की शक्तियों को जो है वो निवारित नहीं कर सकती है। 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होगी, राज्यपाल के अधीन होगी। और राज्यपाल को सहायता देने के लिए उसके अधीनस्थ अधिकारी यानी कि मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे और उसकी सिफारिश पर जो है वो राज्यपाल या उनसे सूचना प्रदान कर जो है वो राज्यपाल अपना कार्य करेगा। ये आर्टिकल 154 का क्रक्स है। आर्टिकल 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। आजकल क्या है कि आरपीएससी जो है
वो आपका जो ये 2018 वाला प्रीलिम्स जो था ना, उसमें हमेशा हमेशा 3 या 4 सवाल केवल केवल आर्टिकल से पूछती है, और एकदम हूबहू जो है आर्टिकल की लैंग्वेज लेके आती है, एकदम हूबहू। तो जरूरी हो जाता है कि एक बार तो आपके सामने यदि पॉलिटी भी पढ़े तो उसमें आर्टिकल से जुड़ी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो आपके सामने आए। जरूरी ये क्यों है कि अभी जो आप देखोगे कि एक आर्टिकल के बारे में लास्ट टाइम 2018 में सवाल पूछा था, आर्टिकल 87 संसद और के अभिभाषण, ऐसी लैंग्वेज सेट की गई थी कि जिन्होंने आर्टिकल को बहुत अच्छे से भी पढ़ा था उनको भी समझने में दिक्कत आ रही थी। एकदम हूबहू लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फर्क करके जो है आरपीएससी ने पूछा। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित बात की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 154 में कहा गया कि राज्य के लिए एक राज्य की कार्यपालिका समझ शक्ति जो है वो राज्यपाल में नियुक्त होगी। आर्टिकल 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर, राष्ट्रपति ऐसा देखो ऐसा होगा, उसमें लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति में राज्यपाल, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और नीचे उनका जो है मुद्रा लिखी होगी, मुद्रा, और उसको अधिपत्र, उनके अधिपत्र गैजेट में उसको शामिल किया जाएगा। तो आर्टिकल 155 ये है। अब देखो आर्टिकल 155 का थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी, अब ये राष्ट्रपति जी है, ठीक है, और ये है राज्यपाल, और राज्यपाल जो है वो किसी राज्य के हैं। अब इनकी नियुक्ति करनी है, तो नियुक्ति वास्तव में कैसी होती है? देखिए वास्तव में ऐसी होती है कि जब इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे 155 को, ये जो संविधान में लिखा है वो तो एक ही लाइन लिखी है, लेकिन आमतौर पर ये कैसा है, इसमें ये है कि राष्ट्रपति जब भी किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है सिफारिश होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो मोदी जी का मंत्रिमंडल है या उनसे पहले जितनी भी सरकारें थी उनका मंत्रिमंडल है, तो उनकी सिफारिश होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो अब राजस्थान में जो है राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो कई बार कांग्रेस की सरकार है तो अशोक जी को तो ये लगेगा कि बीजेपी जो है वो ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्ति कर ना भेज दे जो बीजेपी का हो या उसकी विचारधारा बीजेपी जैसी हो, या हमारे काम में जो है कुछ अड़ंगे आए, ऐसा ना हो। तो पहले क्या था कि दो प्रथा ये बनी थी कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल किसी व्यक्ति की नियुक्ति करता था, तो क्या होता था कि पहले तो ये कि जब भी नियुक्ति करता था तो वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, कि भाई किसी भी, जैसे राजस्थान में किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है तो पहली बात तो ये कि वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी नियुक्ति होती थी तो वहां के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श भी किया जाता था कि हम, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री से पूछता था कि मैं जो हूं वह हम इस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री को कोई आपत्ति होती थी तो मुख्यमंत्री जो है अपनी बात मंत्रिमंडल के सामने रखता था। लेकिन आप देखोगे कि इसमें जो है ये संविधान में नहीं लिखा गया, एक परंपरा बनी थी, एक प्रथा बनी थी, जिसको जो है भंग भी किया जा सकता था, कई बार हुआ भी है। 1955 से आप देखोगे कि 1955 से 1967 तक ये प्रथा अपनाई गई, लेकिन 1967 के जब चुनावों में, जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का जो गठन हुआ था, कई राज्यों में हुआ था, राजस्थान में तो 1977 में हुआ है, तब ये दूसरी प्रथा यानी कि मुख्यमंत्री से पूछने की प्रथा जो है वो समाप्त कर दी गई थी, और मुख्यमंत्री को बिना पूछे ही राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाने लगी। इसके कारण कई बार जो है, कहते हैं ना, आपके सिलेबस में लिखा है केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में, आपको कई बार आप पढ़ते होंगे कि उसमें जो है राज्यपाल का पद एक विवादित पद, कई बार जो है उपराज्यपाल में भी तो केजरीवाल साहब जो है और केंद्र सरकार के बीच में टनाटनी होती है, आप देखो दिल्ली में भी, ठीक है। तो ये एक रिचुअल आर्टिकल 155 के तहत ये हुआ था। सरकारी आयोग ने यही सिफारिशें की थी, आगे हम बात करेंगे। सरकारी आयोग ने फिर कहा था 1983 में कि भाई जब भी आप किसी राज्यपाल को नियुक्त करते हो किसी राज्य के लिए, उस मुख्यमंत्री से तो पूछो कि भाई हम इस व्यक्ति को आपके वहां भेज रहे हैं, आप मतलब आपके घर में मेहमान आ रहा है और आपको मेहमान फोन करके ना आए और आपको रात को सो रहे हो और अजीब सा आपका कोई दुश्मनी आ गया, 2-4 दिन रह के गया, तो बुरा तो लगेगा ही, भाई फोन तो कर, कम से कम पूछो तो जरा कौन हो क्या हो। तो इस तरीके से चीजें आप समझ सकते हैं। आर्टिकल 166 में राज्यपाल की पदावधि की, राज्यपाल अगर नियुक्त, आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद राज्यपाल
किस प्रकार से जो है राजस्थान में या किसी राज्य में उनकी पद की अवधि समय कितना होगा। तो 3 लाइनें जो संविधान में लिखी गई है। एक है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बैरक और या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा यदि उस, देखिए एक चीज और मैं पढ़ा लूं फिर उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन, यानी कि ये उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये तो बात लिखी गई है कि तारीख, जिस तारीख को उसकी नियुक्ति मानी गई है, जिस तारीख, उस तारीख से अगले 5 साल के लिए, उस तारीख से अगले 5 वर्ष के लिए राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। कैसे? उसको पद 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका पद समाप्त हो जाएगा, उसको बुला दिया जा सकता है। दूसरी चीज, वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को तो चुना ही जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष से पहले भी उसका पद समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि उसका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में भी जब तक उसके उत्तराधिकारी को नहीं चुना जाएगा तब तक वो वहां का राज्यपाल रहेगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एक व्यक्ति राज्यपाल बनकर आए, उनकी मान लीजिए उनकी तारीख ये है और इस तारीख से जो है वो 1/1/2020 इस तारीख से उनका जो कार्यकाल रहा पूरा हो गया 2025 तक, लेकिन एकदम स्वस्थ है, मृत्यु भी नहीं हुई, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त हुआ, तो अगला 1-1.5 महीना भी गुजर जाता है तो भी वो उस पद तक रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं ग्रहण पद जो है वो ग्रहण नहीं कर लेता। ये बात ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 157 जो है, आर्टिकल 157 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता है। अहर्ता का मतलब होता है कि आप लेते ना कि आरएस के एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए आप जो है आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या फाइनल ईयर अपीयरिंग हो। इसी प्रकार से अहर्ता के बारे में आप देखोगे कि राजस्थान में या भारत में राज्यपाल पद के लिए कोई बड़ी अहर्ताएं नहीं लिखी गई है, कोई बड़ी जो अहर्ता है वो नहीं है। 2 बातें हैं संविधान में, तो 2 बातें। सवाल इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं क्योंकि आपको घुमा के सवाल आएगा। देखिए संविधान में 2 बातें ये लिखी गई है कि एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल जो हमारा संविधान का भाग जो 2 है, उस संविधान के भाग 2 में कोई भी व्यक्ति नागरिकता कई प्रकार से ग्रहण कर सकता है। जन्म से ग्रहण कर सकता है, फिर जो है फॉर्म भर के ग्रहण कर सकता है है ना, फॉर्म भर के ग्रहण कर सकता है, देशीयकरण द्वारा जो है उसके आधार पर जो है वो नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो वो जन्म से हो, फॉर्म भर के की हो या देशीयकरण के आधार पर नेचुरलाइजेशन जिसे कहते हैं, किसी भी आधार पर यदि उसने नागरिकता ली है तो भी वो व्यक्ति पहली बात तो राज्यपाल बन सकता है, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भले वो किसी भी प्रकार से नागरिक बना हो। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं आपको, संविधान को थोड़ा खोलते हैं। एक एग्जांपल की एक पाकिस्तान के सिंगर है जिनको नागरिकता मिली है, क्या नाम है उनका, थोड़े बल्कि से फिर कम हो गया उनका जो वेट है, कम हो गया। हेलो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सॉरी आपको रिप्लाई यहाँ ऑनलाइन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चैट बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आप जो है लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, किसी और के काम आ जाए। और देखिए कि उनका नाम है, क्या नाम है, वो गाना भी बड़ा प्यारा था कि वो नाम मैं भूल गया। पाकिस्तान के सिंगर है जिनको भारत की नागरिकता मिली है, ठीक है, जो भी है, उन व्यक्ति को भी भारत का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि उनको भी नियुक्त किया जा सकता है, नागरिकता होनी चाहिए, भले किसी भी प्रकार से प्राप्त की हो। तो पहली चीज तो लिखी है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा संविधान में लिखा गया है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पढ़ा लिखा हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में कुछ परंपराएं बनी है कि जो है लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं किया होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ये परंपराएं बनी है। ये जो है संसद द्वारा कानून बनाकर जो है उसमें चीजें ऐड की गई है। लेकिन संविधान में सवाल अगर प्रीलिम्स में ऐसे फंसाते हैं कि भारत के संविधान में, आपके आरएस में भारत के संविधान में
आर्टिकल 157 के तहत, आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल पद के लिए अर्हता क्या लिखी गई है, तो आपको संविधान देखिए उल्लेख वो करेंगे संविधान के तहत, तो दो ही अर्हता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी हो। नीचे वो लिखेंगे दिवालिया घोषित ना किया हो, लाभ का पद तो नहीं, वो संविधान में नहीं लिखा गया, वो बाद में चीजें जोड़ी गई है, ठीक है। आर्टिकल 157 में ये लिखा गया, आर्टिकल 157 में पद के लिए शर्तें लिखी गई है। पद के लिए कि वो पद धारण करेगा, उसकी पदावधि 5 वर्ष की होगी, लेकिन वो पद की शर्तें कि वो पद पर जब व्यक्ति, जैसे आप जॉब लगते हो, जॉब में नियुक्ति होगी, तो आप जॉब के बाद में आपकी शर्तें होगी कि सुबह आना है, शाम को जाना है, आपको जो है आपका वेतन ये होगा, आपको हम घर फ्री देंगे, आपको जो है हम गाड़ी फ्री देंगे, आपका एक बॉडीगार्ड होगा, जो प्रकार की जो भी है, तो पद के लिए शर्तें। पहला, राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली बात ये देखिए, अभी आर्टिकल 158 में लिखा गया है, आर्टिकल 158 में ये लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वो किसी भी संसद का किसी भी सदन, सदन दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और हमारी पहली अनुसूची में जितने राज्य है, उन राज्यों में जो विधानमंडल है, भले ही वो विधानसभा है या विधान परिषद है, उसका कोई भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि संसद के किसी सदन या ऐसे किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो उसे यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। मतलब कि आपको जो है अपना जो है रेजिग्नेशन जो है आपको देना होगा। दूसरा, राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये आर्टिकल 158 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखिए पहले देखिए समझना है, थोड़ा समझना है। एक तो नियुक्ति और एक है शर्तें। आर्टिकल 157 नियुक्ति से पहले की बात करता है कि आप किसी कंपनी में गए, और कंपनी में आप कंपनी में जाते ही कंपनी वाला कहेंगे कि देखिए वेतन भत्ता वगैरह सब बाद में बात करेंगे। आप किसी दूसरे, आपने कहा कि सर मैं जो हूँ क्या कह रहा हूँ, मैं अभी रिलायंस में काम कर रहा हूँ, और मैं अभी रिलायंस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो है 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। और आप किसी कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा में जॉब के लिए गए, तो टाटा वालों ने कहा कि आप रिलायंस में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, पहले आप बताइए कि पहले आप भारत के नागरिक है कि नहीं है। बोले हाँ भारत का नागरिक हो। आपकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है कि नहीं है। बोले हाँ। जब आप भारत के नागरिक हो और 35 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे तो वो आपको फॉर्म देंगे। बोले अब आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरा आपने, फॉर्म भर के आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ, आप जो है आपको सिलेक्ट कर लिया गया। सिलेक्ट करने के बाद की बात यह है कि देखिए आप बन तो गए, लेकिन आपके पास में कोई लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास लाभ का पद धारण है तो आप उसको छोड़ दीजिए, बाद की बात है। उनसे कहेंगे कि बात ये कि भाई आप रिलायंस में काम कर रहे हो तो अब आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो बोले ठीक है हम छोड़ देंगे, छोड़ दिया। फिर कहेंगे कि आप जो है किसी और कोई पद पर हो तो उसको छोड़ दीजिए। बोले छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे। फिर वो कहेंगे कि अब हम आपको क्या क्या देंगे, आपको क्या देंगे कि आपको शासकीय निवास एक हम घर देंगे, आपको हम उपलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार भी देंगे। जैसे विशेषाधिकारों की हम बात करेंगे जो संसद द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। आपको इस प्रकार की चीजें जो है, विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है, ठीक है। वहां पर वेतन और भत्ते जो है संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखा गया है, उसके अनुसार आपका वेतन भत्ता तय करेगी संसद, बढ़ा भी सकती है। एक ही व्यक्ति जो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां उस राज्यपाल के संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आर्टिकल 158 में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मान लीजिए कि एक चीज और बता दो कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें जो है आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्यपाल नियुक्त होके आया राज्य में आ गया। अब वो राज्य में उसको घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, उपलब्धियां भत्ते भी मिल गए। इनका खर्च कौन वहन करेगा? इसका जो खर्च वहन करेगा वो उस राज्य की राज्य सरकार वहन करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार, ठीक है। पेंशन वो वहन करेगी, लेकिन वेतन भत्ते जो है वो कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार करेगी।
वेतन भत्ते केंद्र सरकार करेगी, और जो क्या कहेंगे कि उपलब्धियां है, आवास स्थल जो है वगैरह जो है वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज यदि यदि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए, तो उनके वेतन भत्ते आप देखोगे कि राष्ट्रपति तय करेगा कि भाई इनके जो है आपको 1,10,000 रुपए, 1,10,000 तो 55,000 राजस्थान सरकार दे देगी और 55,000 जो है वो हरियाणा सरकार दे देगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये बात है। राज्य राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते भत्ते जो है उसकी उपलब्धि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कम करेंगे, लेकिन वित्तीय आपातकाल में किया जा सकता है। अब वैसे तो मुख्य रूप से जो आप देखोगे कि जितने भी पदाधिकारी हुए हैं भारत में, मोस्ट ऑफ द है, उनकी जो शपथ लेने की प्रक्रिया, जब वो राज्यपाल बन के आएंगे तो जो है उनको शपथ दिलाई जाती है, तो वो संविधान की 3री अनुसूची में लिखा गया है। किसमें? संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, संविधान की 3री। लेकिन राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 159 में है। आर्टिकल 159 में देखिए इस प्रकार की जो है शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के, जैसे राजस्थान का हाईकोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय का कोई भी जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। राज्यपाल कहेगा कि ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं, अमुक मेरा नाम ये है, मैं पूरी श्रद्धा के साथ जो है, सत्यनिष्ठा के साथ जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं फिर नाम वगैरह और जनता की सेवा और कल्याण में विरत रहूंगा। तो आर्टिकल 159 में आप देखोगे कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। आर्टिकल 160 में देखोगे कि कुछ आकस्मिक इमरजेंसी आ जाए तो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है कि राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करेगा। वो ठीक समझेगा कि मान लीजिए कि किसी राज्य में बहुत इमरजेंसी आ गई है, तो आर्टिकल 160 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति जी जो है वो राज्यपाल को कोई इमरजेंसी में अलग से कार्य भी दे सकते हैं। जैसे आजकल आप देखोगे कि गांवों में जो पटवारी है वो भी गलियों में डंडा लेके घूम रहे हैं कि कोरोना में बाहर आ गए, इमरजेंसी में उनको सेवा दी गई कि आपको जाना है, लोगों को बाहर आने से रोकना है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 161 जो है वो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति से संबंधित है। किसी राज्य के राज्यपाल को इस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कि जो राज्य की विधानमंडल जो है या कार्यपालिका है, वो जिस भूभाग तक कार्यपालिका की शक्ति का उसका विस्तार है, इस प्रकार की उस शक्ति का उपयोग करते हुए राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और निलंबन या लघुकरण कर सकता है। यानी कि उसकी सजा को है वो माफ कर सकता है, कम कर सकता है, कठोर कारावास को थोड़ा सरल कारावास में परिवर्तित कर सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है छूट भी दे सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। केवल देखिए, मृत्यु दंड को राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को कम कर सकता है कि भाई मृत्यु दंड की सजा को जो है 10 वर्ष कर दिया गया या 15 वर्ष कर दिया गया, लेकिन मृत्यु दंड को एकदम माफ कर दे कि जाइए आप तो फ्री हो गए, वो नहीं कर सकता राज्यपाल। वो केवल राष्ट्रपति पास में है कि मृत्यु दंड को क्षमा, यानी कि मृत्यु दंड से बिल्कुल मुक्त करने की जो शक्ति है वो मात्र राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन मृत्यु दंड को कम करने की शक्ति जो है, मृत्यु दंड को कम कर सकता है। मृत्यु दंड को जो है वो परिहार में बदल सकता है, विराम में बदल सकता है कि भाई मृत्यु दंड जो है वो उसको चाहे 10 साल की सजा में बदल दीजिए, 15 साल की सजा में बदल दीजिए, वो कर सकता है। लेकिन मृत्यु दंड को समान यानी माफ नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। वो केवल शक्ति राष्ट्रपति जी के पास में ही आर्टिकल 161 में है। देखिए, आर्टिकल 162 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आर्टिकल 163 में चले तो आर्टिकल 163 में क्या है कि आप देखोगे कि ये लिखा गया है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए, देखिए आर्टिकल इसको ऐसे जोड़ना है, आर्टिकल 154 और आर्टिकल 163। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, लेकिन राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग अधीनस्थों की सहायता से करेगा, अधीनस्थों की। और इस अधीनस्थ की सहायता करने के लिए आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी।
और राज्यपाल जो है वो इस मंत्री परिषद की सलाह के द्वारा जो है अपनी इस कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल भी है कि आर्टिकल 163 में राज्यपाल को दो प्रकार की शक्तियां, एक तो है राज्यपाल मंत्री परिषद की सहायता से काम करेगा, लेकिन आर्टिकल 163 में यह भी लिखा गया है कि राज्यपाल के पास में कुछ अपने विवेक के अधीन शक्तियां होगी, जिसे विवेकाधीन शक्तियां कहा गया है। आर्टिकल 163 में कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जिसमें राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह मानना उसके लिए बाध्य नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां आती है जिसमें राज्यपाल के पास में अपने कुछ विवेक शक्तियां हैं, और कई बार राज्यपाल की ये जो विवेकाधीन शक्तियां हैं ये विवाद का कारण भी बनती है। एग्जाम्पल के रूप में मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार को आप देखिए कि हटा दिया गया और उनको फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा गया, और राज्यपाल जो एमएलए वगैरह जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह जो रखा गया, अलग राज्यों में लेकर गया, फ्लोर टेस्ट होने नहीं दिया, तब राज्यपाल का पद विवादित हो गया था। आप देखो कि महाराष्ट्र में जब त्रिशंकु विधानसभा हुई, एनसीपी, बीजेपी और आप देखोगे कि ये शिवसेना, ठीक है, एनसीपी और कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना, किसी को बहुमत नहीं मिला था। तो बीजेपी ने कहा कि हमारे पास बहुमत है, और राज्यपाल ने जो है वो आधी रात को जो है देवेंद्र फडणवीस साहब को जो है राज्यपाल ये मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। फिर जो है आप देखोगे कि उनको कहा कि आप जो है 14 दिन में जो है फ्लोर टेस्ट कीजिए कि आपके पास बहुमत है। जब उनके पास बहुमत नहीं हुआ तो उनको हटा दिया गया। तो उसमें भी ये कहा गया कि राज्यपाल ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। राज्यपाल के पास में ये विवेकाधीन शक्तियां है, लेकिन राज्यपाल ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई कि आधी रात को आपने किसी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। कई बार ये कंट्रोवर्सी होती है, कई बार जो है ये कंट्रोवर्सी होती है। तो विवेकाधीन शक्तियों में जो है उसे मंत्री परिषद की सलाह नहीं माननी है। जैसे आप देखिए विवेकाधीन शक्ति में आप देखिए कि जब किसी दल को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को अपने विवेक का उपयोग राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग करता है कि जैसे कोई भी 3 दल आ गए, 4 दल आ गए, तो राज्यपाल देखेगा कि किसको मैं जो है फ्लोर टेस्ट के लिए तो वो किसी को बुलाएगा कि आप आइए, आपके पास बहुमत है, आप साबित कर लोगे तो चलो मैं आपको शपथ दिलाता हूं। अपने विवेक का उपयोग कर रहा है, ठीक है। किसी को बहुमत नहीं मिला है तो अपने विवेक का उपयोग कर रहा है। और आप देखिए कि दूसरी चीज आपातकाल के दौरान जो है, आपातकाल के दौरान आप देखिए कि जब आपातकाल राज्य में लागू है तब भी जो है राज्यपाल जो है वो राजस्थान के या किसी राज्य के मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। वो अपने विवेक के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश देता है और उसके आधार पर जो है अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य का वो वास्तविक शासक बन गया हो, जैसे किसी राज्य का वास्तविक शासक बन गया हो। तो आर्टिकल 163 में ये उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और आर्टिकल जैसे आर्टिकल 213 देखिए उल्टा है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 213 में दो को आगे लिख लो। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अध्यादेश कब जारी किया जाता है, देखिए कि किसी भी राज्य में आप देखोगे तो दो प्रकार के, जैसे विधानमंडल होता है तो किसी राज्य में आप देखोगे कि विधानसभा है, जबकि किसी राज्य में आप देखोगे विधानसभा है, जबकि किसी राज्य में आप देखोगे कि विधान परिषद है। दोनों है, मतलब दोनों है, ठीक है, कहने का मतलब दोनों है। जब दोनों में से कोई भी सदन जो है वो सत्र में नहीं है, या तो दोनों नहीं है या दोनों में से कोई भी जो सदन वो सत्र में नहीं है, और राज्यपाल को लगे कि भाई कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिसके कारण जो है तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, तुरंत कार्रवाई के लिए आर्टिकल 213 का उपयोग करते हुए राज्यपाल क्या करता है कि अपनी जो है अध्यादेश जारी करता है। कोई कानून मतलब बन नहीं सकता, क्योंकि विधानसभा या विधान परिषद भी यदि है ही नहीं, है ना, काम ही नहीं कर रही, सत्र में ही नहीं है, विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद तो वैसे हमेशा रहती है, लेकिन वो अगर राज्य में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, और विधानसभा भी सत्र में नहीं है, तो वो जो है राज्यपाल जो है तुरंत जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी तरीके की कोई समस्या आ गई, कोई कानून पारित करना है, राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 का उपयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। और आप देखिए कि जब ये अध्यादेश जारी करता है तो उसको जो है किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर जो है
राजस्थान का जो मंत्रिमंडल होगा वो उसे राज्यपाल जी को कहेगा कि भाई हमारे पास तो विधानसभा सत्र तो चल नहीं रहा है कि हम कोई कानून बना ले, तो राज्यपाल जी आप एक काम कीजिए कि जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई संशोधित कानून है या महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ या जो भी कोई छोटा मोटा कानून है वो आप तुरंत प्रभाव से पारित कर दीजिए। जैसे एक महामारी जो कानून है वो अब राज्य में लागू करना था कि कोरोना के कारण जो लोग थूकेंगे वगैरह उन्हें दंडित करना है, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में विधानसभा सत्र चल ही नहीं रहा है, तो कैसे कानून बनाएंगे। तो राज्यपाल जी को कहा गया कि आप काम कीजिए, महामारी अध्यादेश पारित कर दीजिए। और उसके बाद जो है जब जब भी उसका जो है 6 महीने तक रहेगा, जब भी जो है 6 महीने में जो विधानसभा का सत्र 6 महीने में तो हो जाएगा, तो हम जो है उसको वहां पारित कर लेंगे और वो कानून का रूप ले लेगा, कानून का रूप जो है वो ले लेगा। तो आप देखिए कि लेकिन कुछ ऐसे विषय जहां पर राष्ट्रपति जी की जो है अनुमति की आवश्यकता होती है, तो वहां पर जो है राष्ट्रपति कुछ ऐसे विषय जो है जहां पर राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यकता होती है, जैसे आर्टिकल 200 में जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, तो उसमें जो है वो ऐसे अध्यादेश वो राष्ट्रपति की अनुमति से जारी नहीं कर सकता है, ऐसे अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से जारी नहीं कर सकता है। बाकी के सारे अध्यादेश जो है वो राज्यपाल आराम से जारी कर सकता है, सिवाय ऐसे जिसके बारे में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज देखिए कि जब विधानसभा जब 6 महीने में जब लागू हो जाएगी, तो ये जो अध्यादेश होगा वो जब दोनों सदन हो गए तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। और दोनों सदन जो है, देखिए 6 महीने तक कहते हैं कि एक अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद में, क्योंकि 6 महीने में तो बैठक होने का प्रावधान है, जैसे विधानसभा की बैठक हुई और विधानसभा की बैठक जो चल रही है उसमें यदि 6 सप्ताह के अधीन 6 सप्ताह के मतलब 6 सप्ताह यानी 42 दिन के अंतर अंदर जो है उस विधानसभा को जो है ये जो राज्यपाल का अध्यादेश था उसको कानून का रूप देना होगा। और यदि विधानसभा चल रही है और उसमें 6 सप्ताह तक भी जो है राज्यपाल के अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया गया, तो ये जो है अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अध्यादेश जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और कहते हैं, इसलिए एक बार आईएएस में सवाल पूछा गया कि एक अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है। एक अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा जो हो सकती है वो 6 महीना प्लस 42 दिन, 6 महीना प्लस 42 दिन, यानी कि 7 महीना 12 दिन। ये आईएएस में सवाल पूछा गया था। आप जैसे ये प्रैक्टिकली बहुत आप समझिए, बहुत मजेदार चीज है, ये टीचर भी नहीं बताता है कि अध्यादेश जो जारी होगा, आप लिखते हो कि 6 महीने तक वो क्रियान्वित रहेगा। ठीक है, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर जो है अधिकतम, कई बार तो 2 महीने में ही विधानसभा की बैठक, कई बार तो 2 महीने में विधानसभा की बैठक जो है वो हो जाएगी। तो 6 महीने तक ये अध्यादेश लागू होगा। 6 महीने के बाद में विधानसभा की बैठक होगी, अधिकतम 6 महीने का टाइम होगा, उसके बाद विधानसभा की बैठक होगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो उनको 6 सप्ताह के अंतर्गत यानी 42 दिन के अंतर्गत जो है जो अध्यादेश है उसको आप कानून का रूप दीजिए। अगर आपने नहीं दिया है तो अध्यादेश खुद ही समाप्त हो जाएगा। और आपने 42 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने अनुमति दे दी है, तो फिर वो कानून बन जाएगा। तो अधिकतम जो कार्यकाल रहेगा वो 6 महीना, अधिकतम की बात कर रहा हूं, 6 महीना प्लस 42 दिन जो है वो अधिकतम कार्यकाल रहेगा। आईएएस में एक बार सवाल पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा ये भी है कि राज्यपाल जो है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है समय से पहले वापस भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं ले सकता है, वो जो है वो वापस भी ले सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि जब हम प्लस पर हम वहां पर जो है इसके बारे में हम जो है थोड़ा और डिबेट करेंगे, 1 घंटे में इतनी क्लास तो नहीं हो सकती, लेकिन आपके चीजें बाहर नहीं जाएगी। प्रीलिम्स के लिए आप पूरा एकदम कंसंट्रेशन रख के इसको पढ़िए, चीजें बाहर नहीं जाएगी। राज्यपाल का जब विवादित हो गया था तो उस समय आप देखिए कि केंद्रीय राज्य संबंधों के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था और 1983 में। और 1983 में जब सरकारी आयोग का गठन किया तो इसने राज्यपाल पद पर जो विवाद था उससे संबंधित कई प्रकार की सिफारिशें दी। जैसे सरकारी आयोग ने कहा कि एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में, एक राज्य का जब राज्यपाल की आप नियुक्ति करते हो तो मुख्यमंत्री की सलाह तो आप लीजिए, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह लीजिए और उस व्यक्ति को चुनिए, ऐसा चुनिए जिसने कुछ अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी जो है आपने भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष उम्र हो तो आप किसी को भी जो है राज्यपाल बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण कार्य किया हो। दूसरी चीज, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं तो वो राज्य के बाहर रहने वाला हो, उस राज्य का निवासी ना हो, पहली बात ये।
वह राजनीति में कम से कम 5 वर्षों से राष्ट्रीय रूप से सक्रिय ना रहा हो और नियुक्ति वाले राज्य में किसी भी कहीं कभी भी सक्रिय ना रहा हो। ये है कि ये कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को राज्यपाल, आप भले ही वो ऐसा व्यक्ति जो है कि देखो ना, जैसे कई राज्य के राज्यपाल ऐसे हैं जो कि पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। जैसे आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी जो है उनका नाम है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम है जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी, क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ, ये नाम भूल गया, जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, ठीक है। और जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो सरकारी आयोग ने कहा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो पहले भले ही पार्टी में होगा किसी में, लेकिन पिछले 5 साल से वो नहीं है, पिछले 5 साल में वो जो है राजनीति में सक्रिय नहीं है और उस राज्य में तो कम से कम नहीं रहा हो, उस जिस राज्य में आप नियुक्त कर रहे हो उस राज्य में तो नहीं रहा हो, ये सरकारी आयोग ने कहा। और तीसरी चीज, उसका कार्यकाल 5 वर्ष तो वर्ष तक जो है वो पूर्ण उसको करना दिए जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो है 5 वर्ष से पहले उसको इधर इधर कर रहे, वो नहीं होना चाहिए, ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सके। केंद्र पर सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन का सदस्य ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाए जो विपक्ष द्वारा शासित हो। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि विपक्ष की पार्टी द्वारा जो है शासित है उसको आप राज्यपाल बनकर जो है वहां भेजो, और राज्यपाल द्वारा जो है वह पाक्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रथा जारी करनी चाहिए कि 15 दिन में जो है 15 दिन की एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भेजी जाए। और यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करता है तो उससे पहले आर्टिकल 356 से पहले सारे जो विकल्प है, भले वो आर्टिकल 365 में है वगैरह, जो विकल्प है उन सब का उपयोग किया जाना चाहिए, उन सब का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में ही जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने बिना कोई सारे विकल्प की मतलब दिए गए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट भेजी है। तो ये सारी सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे आप ध्यान में रखिए, इनकी सिफारिशों को ध्यान में रखिए। जब मेंस में सवाल आए तो इसमें सरकारी आयोग की अनुशंसाओं को 2-3 को बिल्कुल लिखना। आपका जो उत्तर बड़ा मजेदार होगा, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं, तो आई होप आपको राज्यपाल जो है हमने ये पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने संविधान के प्रावधान, राजस्थान के राज्यपाल, सरकारी आयोग की रिपोर्ट हमने कवर की। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इस नंबर पर 7568894446 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस पर जुड़िए। देखिए आपके ये जो 7,560 रुपए आपके लिए वैल्यू बहुत कम रखते हैं, लेकिन आपका जो ये समय है आरएस का, ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है, यहाँ पर इस बार 1000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। प्लस पर मेरे द्वारा जो है 13 सब्जेक्ट वहां पर कवर करवाए जाएंगे, 13 सब्जेक्ट जो है वो प्लस पर मेरे द्वारा कवर करवाए जाएंगे, जहां पर आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी, जिसे लिखना बहुत जरूरी है। तो आप प्लस पर जुड़िए, उसमें मेरा कोड, रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो उसमें मेरा कोड यूज कीजिए सुरेश 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए और आपकी आपकी जो है प्रिपरेशन बड़ी मजेदार तरीके से हो। वहां पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। और 4 बजे हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आएंगे, और 7 बजे जो है हम जो है वहां पर जो है ये अपनी जो है इकोनॉमी, ठीक है, हम राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, उसे हम कवर करेंगे। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर। और आपकी कोई क्वेरीज, मैं चैट बॉक्स में अवेलेबल था, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।